जय हिंद दोस्तों। आप सभी का ज्ञान नीडू में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है और जिसमें हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को 1857 की क्रांति से रूबरू कराया कि 1857 की क्रांति कहाँ, कैसे, कब, क्यों। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका था। आज न्यू टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये पॉलिटी और आपका हिस्ट्री दोनों में ये टॉपिक्स आते हैं, तो हम लोग इसको यहीं कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है दोस्तों कि भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, भारत का संवैधानिक इतिहास। देखिए क्या होता है कि भारत का संवैधानिक इतिहास कि भारत का जो संवैधानिक इतिहास है उसको हम लोग दो भागों में विभक्त करके देखते हैं। पहला भाग जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत था और दूसरा भाग जो वो ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत था। जैसे जिस समय तक 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर कानून और आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। ठीक है, और उसने क्या किया, स्वयं भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब यूरोपीय कंपनियां, खास करके जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो वो एक सिर्फ व्यापारी के रूप में आई थी और यहाँ वो सिर्फ व्यापार करना चाहती थी। और आगे बढ़ते बढ़ते वो व्यापारी से वो यहाँ पर शासन के क्षेत्र में आ गए, वो शासन करने लगे। और शासन के बाद कोई जब शासन करता है तो वो फिर शोषक हो जाता है। और ब्रिटिश शासन ने यही हम लोगों के साथ किया कि भारतीयों का शोषण किया। ठीक है, ठीक, तो हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले होता है कि एक चार्टर था, 1600 का चार्टर, जिसमें महारानी जो एलिजाबेथ थी उन्होंने क्या किया था, ये 31 दिसंबर 1600 को, ये चार्टर जो था 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उन्हें पूर्वी देश का मतलब सिर्फ भारत नहीं हुआ, भारत के और भी हो, जैसे इंडोनेशिया वगैरह सारे आ जाएंगे। पूर्वी देश में 15 वर्षों तक, मतलब पहली बार जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन का अधिकार मिला महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, तो 15 वर्षों के लिए दिया गया था। ठीक है, और उसमें टोटल 217 भागीदार थे। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो 1773 से 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का ये शासन रहेगा। ठीक, जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858, ठीक है, 1858 का एक्ट आएगा, उसको हम लोग भारत शासन अधिनियम कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो विकास का क्रम रहा है तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए क्या होता है कि इसमें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, कंपनी के कार्यों को भारत एवं ब्रिटेन में नियंत्रण स्थापित करना। क्या था कि जो 1773 का जो एक्ट आया तो इसमें जो कंपनी के जो कार्य थे, जो कंपनियां थी, जो ईस्ट इंडिया की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो भारत और ब्रिटेन में उसको क्या था, नियंत्रित करना। क्योंकि ये कंपनी जो थी वो अनियंत्रित होती जा रही थी, क्योंकि ये इतना व्यापार करते थे। और वो भी व्यापार, अभी देखिए 1773 आ गया है, मैंने आपको 1764 में बक्सर का युद्ध पढ़ाया था कि बक्सर के युद्ध में
के बाद इन्हें तो बंगाल की दीवानी मिल गई क्या। तो इस पे क्या था कि कंपनी के कार्य पे नियंत्रण के लिए ये सबसे पहले ये एक्ट आया 1773 का एक्ट। और जब ये 1773 का एक्ट आया तो कंपनी को चलाने के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं थी, ठीक है, दो संस्था थी, एक निर्देशक मंडल, एक आपका कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। देखिए कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स था उसमें 24 सदस्य थे, ठीक, और इन 24 सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स करता था और ये निर्वाचन के तहत होता था। ये निर्वाचन था कि चुने जाते थे ये 24 लोग जो हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, इन 24 लोगों का आपका चुनाव होता था और ये चुनते कौन थे तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो होते थे आखिर ये इनको क्यों चुनते थे, तो ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के जो सदस्य होते थे, जो ब्रिटिश कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसमें ये 1000 कितना, ये 1000 रुपये पाउंड का, 1000 रुपये पाउंड का अगर ये बॉन्ड अगर खरीदे हुए होते थे तो ये उसको नियुक्त करते थे, 1000 बॉन्ड, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति निर्देशक मंडल के जो सदस्य थे उसकी नियुक्ति कौन कर रहे थे, तो उसकी नियुक्ति कर रहे थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ कि जो इसका कार्यकाल जो था, निर्देशक मंडल का जो कार्यकाल 1 साल का था उसको बढ़ा के 4 साल कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उसका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया। अब आइए, अब क्या हुआ कि जो बंगाल का जो गवर्नर था तो वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर होता था, मुंबई का जो गवर्नर था वो सिर्फ मुंबई का था और मद्रास का जो था वो सिर्फ और सिर्फ मद्रास का था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 1773 का एक्ट जब आया तो मुंबई और मद्रास का जो प्रेसिडेंटी था उस प्रेसिडेंटी को बंगाल प्रेसिडेंटी के अधीन कर दिया गया। अब बंगाल में बैठ के गवर्नर मुंबई और मद्रास के लिए नियम बना सकता था, उसकी व्यवस्थाओं को कैसे चलाना है वो बंगाल का गवर्नर तय करता। और 1773 के ही एक्ट से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। हम आपको जब गवर्नर पढ़ाएंगे तब बताएंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, और वारेन हेस्टिंग ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि 1773 के एक्ट से गवर्नर, जो बंगाल में जो गवर्नर का पद था उस पद को समाप्त कर दिया गया और बंगाल में एक नया पद जोड़ा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर बंगाल में गवर्नर जनरल के पद को बनाया गया, ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अगर यही पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और इसमें जो था बंगाल का जो गवर्नर ये जनरल बना तो उसमें 5 सदस्य होते थे, 4 सदस्य थे और एक ये गवर्नर जनरल होता था। और अगर कोई डिसीजन लेना होता था तो वो डिसीजन बहुमत के आधार पे होता था। तो यहाँ पे क्या था कि अगर गवर्नर जनरल अगर 2 लोग को अपने ओर मिला लेता था तो वो अपना कोई भी कार्य अपने बहुमत से पास करवा सकता था। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर तो एक है, 4 में से 2 को अपने तरफ मिलाना होता था और कोई भी कार्य होता था गवर्नर जनरल करवा लेता था। तो पहली बार बहुमत के आधार पर निर्णय का क्या आंशिक स्वरूप यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। जो आज हम लोग बहुमत की बात करते हैं कि संसद में भी कि 50% प्लस 1 हो जाएगा तो वो जीत जाएंगे। जैसे 243 सीट, बिहार में 243 सीट है विधानसभा का,
तो उसका आधा कर देंगे। 243 का आधा कितना हो जाएगा, 2 1 और आपका 2, मतलब 121 और प्लस 1 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 122-23 में आपका हो जाता है, सरकार बन जाती है। तो ये आधार आपको पहली बार यहाँ भी देखने को मिलता है। दूसरा क्या हुआ, ध्यान कीजिएगा, दूसरा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के एक्ट से, याद रखिएगा 1773 के एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, एक साल के बाद एक्ट आया 73 में और सर्वोच्च न्यायालय बन रहा है 74 में। और ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बना था, तो कोलकाता में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई, कोलकाता में हुई। और प्रथम आपके न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था, तो 1773 के एक्ट के तहत हुआ था। किस वर्ष में हुआ था, तो 1774 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये आपका कोलकाता में हुआ था। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे। और अन्य न्यायाधीश कौन थे, तो 3+1 याद रखिएगा, चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड। ठीक है, एलिजा इम्पे मुख्य थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड। तो दोस्तों ये समझ में आया आप लोग को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इससे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 पॉइंट है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। और एक प्रवर समिति के अध्यक्ष थे एडमंड वर्ग के सुझाव पे इस एक्ट को लाया गया था। हालांकि यह एक्ट सफल नहीं हो सका और इसके जगह पे एक नया एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो याद रखिएगा, पहले हमने क्या आपको बताया, 1773 का चार्टर एक्ट, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और ये पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के बाद लाया था। जैसे हमने आपको अभी बताया कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद आया क्योंकि वो असफल हो चुका था। इसमें क्या हुआ, जो 1773 में जो संसदीय नियंत्रण ब्रिटिश कंपनी पे लाया गया था, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। तो यहाँ क्या हुआ कि संसदीय नियंत्रण को और बढ़ाया गया, मतलब उसको बढ़ावा दिया गया कि कैसे कंपनी को नियंत्रित रखा जाए, कि व्यापार जो भी कर रहा है वो बिल्कुल नज़र में हो सब कुछ, ऐसा ना हो कि वो कुछ भी मतलब करें यहाँ करके। ठीक है, तो वो वाला यहाँ हो गया। तो संसदीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, इसमें 6 सदस्य होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 6 सदस्य होते थे। अच्छा, जो गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि कर दिया गया। जहाँ 4 गवर्नर जनरल के अधिकार, हमने आपको पढ़ाया था ना, वह 4 सदस्य होते थे। ठीक है, तो उसके सदस्य को क्या किया गया, घटा करके 3 कर दिया गया। 3, अब क्या हुआ कि अब 3 हो चुके हैं, तो भाई एक तो गवर्नर जनरल हो गया और 3 है, तो उसमें से एक को मिलाएगा, अपना काम करवा लेगा। जो भी कार्य करना होगा, जो कार्य तो ये वही कार्य करेगा जो कि इसके कंपनी को, ब्रिटिशर्स को बढ़ावा मिले। ऐसा तो ये कार्य करेगा नहीं कि भारतीयों को बढ़ावा मिले, क्योंकि ये जो एक्ट ला रहे थे ये बस शासन के लिए ला रहे थे कि हम कैसे इंडिया पे शासन करेंगे। तो ये हो गया कि गवर्नर जनरल, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि किया गया, 4 सदस्यों की जगह 3 सदस्य कर दिया गया। वही यहाँ पर कि गवर्नर जनरल के को बस 1 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती थी। तो 1784 भी हमने देखा। अब हम सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट है 1786 का अधिनियम। तो इसमें क्या हो गया कि 1786 का अधिनियम आखिर क्यों जरूरी है। देखिए, उसके पहले क्या होता था कि जब कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, तो कॉर्नवालिस ने बोला कि हम गवर्नर जनरल तो बन के जाएंगे यहाँ, लेकिन हमको जो सेनापति होता है वहाँ, उसका भी प्रधान सेनापति हमको घोषित कीजिएगा, तभी हम जाएंगे, तभी हम कोई कार्य करेंगे और उसमें मुकम्मल हासिल करेंगे। तो गवर्नर जनरल एवं प्रधान सेनापति घोषित
कर दोनों को अधिकार किसको दे के भेजा था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कॉर्नवालिस को दे करके भेजा था। ठीक है, ये हो गया आपका। तो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार। यहाँ क्या दिया गया कि गवर्नर जनरल कोई विशेष परिस्थिति में अगर अपने परिषद, जो परिषद था उसका कोई निर्णय ले रहा है, तो वो उसको निरस्त कर देता, उसको पावर दिया था कि आप उसको निरस्त कर सकते हैं और अपना कानून लगा सकते थे। ठीक है, तो ये हुआ 1786 का अधिनियम। तो 1786 के अधिनियम में आपको दो चीज़ याद रखना है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये कि गवर्नर जनरल एवं प्रधान सेनापति घोषित कर दोनों का अधिकार कॉर्नवालिस को दिया गया, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, 1786 के एक्ट के तहत ऐसा हुआ था। अब हम चलेंगे 1793 का एक्ट। देखिए 1793 का जो एक्ट था, इसमें क्या हुआ कि कंपनी का जो शासन था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी का शासन को बढ़ा दिया गया। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन, जो नियंत्रक मंडल होते थे उनको क्या किया गया, उनको जो है अब भारतीय राजस्व वेतन दिए जाएंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था ना, नियंत्रक मंडल ये 24 सदस्य। तो यहाँ क्या किया गया कि नियंत्रक मंडल जो थे, सॉरी दोस्तों, ये देखिए, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन दिया। अब भारतीय राजस्व इसको वेतन दिया जाएगा। अब ये यहाँ है नहीं, और इससे हम लोग भारतीयों को कोई लाभ भी नहीं था। आखिर ये जो बने थे, ये ब्रिटिश कंपनी को प्रॉफिट के लिए, कैसे प्रॉफिट में ले जाया जाए, तो उसके लिए ये बन रहे थे। तो फिर भारतीय राजस्व इसको वेतन की बात की कि भारतीय राजस्व इसको वेतन दिए जाएंगे। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन की व्यवस्था की गई। आइए इसके बाद हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए आखिर 1813 का चार्टर एक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो अधिकार था उसको पुनः 20 साल के लिए बढ़ाया गया। भाई कंपनी का अधिकार तो 20 साल के लिए बढ़ाया गया। क्या होता है कि यहाँ कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी जो पूरा अपना विस्तार किए हुई थी, तो उसको क्या किया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त किया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, उसके एकाधिकार को, और उसके जगह पे चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, दो ही चीज़ छोड़ा गया, बाकी उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है, और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की भी संभावना होती है। देखिएगा आप क्वेश्चन कितना पूछेगा। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये 1813 का चार्टर एक्ट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट है। ठीक, आगे अब क्या हुआ कि नियंत्रक बोर्ड से लाइसेंस लेकर ब्रिटिशर्स भारत आ सकते थे और बच सकते थे। यहाँ 1813 में क्या था कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि मांग उठ रही थी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्रॉफिट क्यों दिया जा रहा है, कि हम ब्रिटिशर्स जो हैं हम लोग को भी प्रॉफिट दिया जाए। तो जो ब्रिटिशर्स आपके संसद थी, उसने क्या किया, इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसको बोला आप चीन के साथ व्यापार कीजिए और चाय का व्यापार कीजिए, बाकी अब आप इसको, आपका एकाधिकार समाप्त हुआ। तो अब एक एकाधिकार को समाप्त किया गया, तो उसके बदले में जो ब्रिटिशर्स थे वो नियंत्रक बोर्ड से लाइसेंस लेकर के भारत में व्यापार करने आ सकते थे, यहाँ बच सकते थे।
तो आपने देखा कि एक तरफ जहां कंपनी के अधिकार को सीमित किया जा रहा है, वहीं भारतीय बाजार ब्रिटिशर्सों के लिए खोल दिया जा रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि पहली बार भाई भाई बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का ये आया कि आप 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करना पड़ेगा आपको। आखिर ये खर्च क्यों कर रही है भारतीय शिक्षा पर? भारतीय शिक्षा, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि वो एक ऐसा व्यक्ति चाहता था जो हो इंडियन लेकिन बात करे ब्रिटिशर्स की तरह। तो उसने अपनी व्यवस्था, अपनी दूरगामी सोच को रखते हुए उसने अपनी शिक्षा में जो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। और वो बाद में धीरे धीरे इंग्लिश को कंपलसरी बनाएगा। और उसी इंग्लिश का ये है कि आज भी हम लोग क्या हैं, गुलाम हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। ये ब्रिटिशरों की देन थी और आज भी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। भाई चाइना भी है, चाइना देखिए अपने भाषा में हर कार्य करता है। हम लोग को भी अपने भाषा में करना चाहिए। हम क्यों आपके इंग्लिश में काम करें? हमको अपनी भाषा, मातृ टंग जो हमारा है, मदर टंग जो है, मातृभाषा जो है, हम उस पर कार्य करेंगे तो हमारी भाषा का विकास होगा कि नहीं होगा। ठीक है। आइए दोस्तों, तो हम देख रहे थे यहाँ कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया ये आपका खर्च का प्रावधान किया गया। और यहाँ एक चीज़ क्या हो रहा है कि 1813 में ही ईसाई मिशनरी को भारत में भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? कि आप जाइए, भारत में जाइए और वहाँ जाके अपने धर्म का प्रचार कीजिए। भाई ये ब्रिटिशर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड पे दो तिहाई का मतलब हुआ, अगर 300 देश हैं तो 200 देश पे ये शासन किए। और वहाँ पर ईसाई धर्म में अनगिनत लोगों को परिवर्तित किया गया, जिसका आज ये परिणाम है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म के लोग हैं तो वो ईसाई के हैं। ठीक है। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए भेजा गया 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। आइए दोस्तों, नेक्स्ट 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। देखिए, मैंने 1813 का चार्टर एक्ट में बताया आपको कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए भेजा गया। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो भारत में पहली बार पादरी की नियुक्ति की जा रही है। दोस्तों, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में पादरियों की नियुक्ति कब की गई? तो 1833 के चार्टर के तहत किया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, फिर क्या होता है कि 1833 का चार्टर एक्ट आया और 1833 के चार्टर एक्ट को 20 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। अब यहाँ क्या घटना घटता है कि मैंने आपको बताया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, मैंने पहले आपको बताया कि बंगाल का गवर्नर पहले था। 1773 का जब एक्ट आया तो बंगाल का गवर्नर अब हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब देखिए कि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। बंगाल का था, भारत का बन गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कि ये हो गया आपका। तो गवर्नर जनरल को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार था कि गवर्नर जनरल भारत के लिए कानून बना सकता था। लेकिन अगर नियंत्रक मंडल अगर उसको अस्वीकृत कर देता था और अगर अपना कानून बनाना चाहता था तो वो कानून बना सकता था। ठीक है। नेक्स्ट, बिना लाइसेंस के, अभी हमने 1813 के चार्टर में पढ़ाया कि लाइसेंस लेकर आप भारत आ सकते थे, व्यापार कर सकते थे, यहाँ बच सकते थे। लेकिन अब 1833 में क्या किया गया कि बिना लाइसेंस का आप भारत जाइए, बसिए, ईसाई धर्म को प्रमोट कीजिए और व्यापार कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। जो अभी अब मैं बताया कि गवर्नर जनरल का जो अभी 4 से 3 किया गया, फिर 3 से 4 किया गया,
तो चौथा सदस्य कौन था? चौथा सदस्य था विधि सदस्य, और प्रथम विधि सदस्य जो बना उसका जो अध्यक्ष था वो था लॉर्ड मैकाले 1834 में। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, जो बाद में यही इंग्लिश शिक्षा को प्रमोट करेगा, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1813 में इसको चीन और चाय के साथ छोड़ दिया गया था कि आप चीन और चाय के साथ व्यापार कीजिए, लेकिन 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापक व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब 1843 में 1843 में क्या हुआ कि दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन का मतलब होता है दोस्तों समाप्त करना। दास प्रथा को बंद कर दिया गया। तो वो कौन था? एलन वरो के देखरेख में ये घटना घटी थी। ठीक, इतना मैंने आपको बताया ना। मैंने क्या क्या देखा? 1773 का चार्टर एक्ट, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट। अब हम देखेंगे 1853। अच्छा, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं वो मैं देख लेता हूँ कि देखिए सरकारी पदों, जैसे कि अभी भी है संविधान में अपने कि जो सरकारी नियोक्ता होगी या जो नियोजन की बात होगी तो उसमें जो सरकार है वो धर्म, जन्म स्थल, मूल, वंश, रंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात 1833 के भी एक्ट में दिखता है कि सरकारी पदों में धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश, रंग के आधार पर भेदभाव पर रोक। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार 1833 में ही दिया गया। और संविधान निर्माण का आर्थिक संकेत। ठीक है, संविधान निर्माण का ये आर्थिक संकेत था। क्यों आर्थिक संकेत हम बोल रहे हैं? आंशिक होगा दोस्तों, ये आर्थिक नहीं हो सकता, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, ये आंशिक है। ठीक है, अरे भाई पूरा पेन ही खत्म हो गया क्या? ये आंशिक है दोस्तों, ये आंशिक मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंशिक संकेत। भारतीय संविधान का आंशिक संकेत यहाँ दिखाई देता है। तो 1853 का जो आपका ये चार्टर एक्ट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे 24 उनकी संख्या थी, उसको घटा कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। और भारत के लिए जो एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, याद रखिएगा कि पहली बार कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ली गई 1853 में। 1853 में फिर विधि सदस्य जो थे 1833 में आए थे विधि सदस्य, मैंने आपको बताया था अभी, देखिए है ना, ये विधि सदस्य यहाँ दिखाइए, आपको दिखाते हैं, देखिए कहाँ गए विधि, है ना, विधि सदस्य के रूप में 14 सदस्य को शामिल किया गया 1833 में। वहीं क्या हुआ कि आपके जो विधि सदस्य थे, देखिए जो विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो 1833 में उनको सदस्य बनाया गया था, लेकिन 1853 में विधि सदस्य को गवर्नर परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कमेंट अभी किया था कि हम भारतीय संविधान के विकास को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, तो मैंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से लेकर 1853 तक आप लोग को समझाया। अब बचा हुआ है आपका ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1857 से 1947 तक। तो मैंने आपको अभी बताया कि अब 1857 की जब क्रांति होगी तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा और फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों,
मन लगा के पढ़िए और अपने माता पिता को सपनों को साकार कीजिए, समाज को एक ऊंची बुलंदी पे लेके जाइए। बस यही मेरी एक इच्छा है आप लोगों से। जय हिंद दोस्तों।